ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। आज हम खेतीबाड़ी प्रोग्राम में सुनेंगे हमारे जो हार्टिकल्चर से रिलेटेड या बगीचों से रिलेटेड एक्सपर्ट किसान हैं, जिनका मैं आपसे परिचय करा दूं। मेरा परिचय है, मैं जसवंत सिंह आंजना, नागदा के पास गांव भाकेड़ा का निवासी हूं और खेतीबाड़ी का अपना है कामकाज, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और औषधि फसलें हम लोग करते हैं। जसवंत सिंह जी, आज आप स्टूडियो दस्तक में आप पधारे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और आपकी जो खेतीबाड़ी का प्रोग्राम है उसमें आप कई तरह की फसलें उगाते हैं, और फसलें आप जैविक पद्धति से करते हैं या रासायनिक पद्धति से, और जिस तरह से आपने अपने बगीचे में जो फसल लगाई है या जो भी फलदार वृक्ष लगाए हैं वो कौन से लगाए हैं और कितनी मात्रा में लगाए हैं? सर, मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से हमारे जो श्रोता किसान हैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि हम जो फसल करते हैं उसमें हम जैविक भी करते हैं और रासायनिक भी करते हैं। कुछ क्षेत्र हमने जैविक के लिए छोड़ रखा है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बिल्कुल प्रकृति के ऊपर ही निर्भर होकर हम खेती करते हैं, और बाकी जो खेती है, रकबा हमारे पास ज़्यादा है तो इसलिए वो रासायनिक में भी हम करते हैं। अभी धीरे धीरे हम उसको प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अभी जो हमने फसलें लगा रखी है, हमने 3 तरह की फसलें लगा रखी है। एक सबसे पहले तो जो अपनी मुख्य फसलें जो होती है अपने ज़िले की, गेहूँ, चना, आलू, प्याज, लहसुन, ये तो जनरली सब लोग लगाते ही हैं। उसके अलावा भी हमने सीताफल का बगीचा लगा रखा है, करीब 2500 पौधे लगाए हैं, 20 बीघा का वो बगीचा है। और उसके अलावा हमने नींबू का 5 बीघे का बगीचा लगा रखा है। उसी के अंदर मल्टी क्रॉप करते हुए हमने पपीता के पौधे भी, उसमें 500-1000 पौधे, करीब 1001 पौधे हैं उसमें, जो हमने पपीता के भी लगा रखे हैं। तो ऐसे हम ये मल्टी क्रॉप खेती करते हैं जिससे अच्छी आमदनी हो सके, इस दिशा में काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, आपने सुना जसवंत सिंह जी आंजना जो भाकेड़ा गांव से पधारे हैं, उन्होंने अपनी खेती में, अपने रकबे में जो फसल लगा रखी है, जैसे आपने सुना कि सीताफल का बगीचा उन्होंने लगा रखा है। सीताफल का बगीचा जसवंत सिंह जी आपने किस पद्धति से लगाया है और उसमें पोषण तत्व क्या क्या आप देते हैं? किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो ज़मीन थी, मतलब बिल्कुल बंजर टाइप ज़मीन थी, 30, 35, 40 बीघा ज़मीन थी। उसमें से हमने सोचा बहुत समय से कि यार इसको ठीक करेंगे तो कैसे करेंगे। खूब कोशिश करी, पत्थर बिनवाए 1 आध साल तक, पर वो संभव नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर और मगरा टाइप ज़मीन थी जो कोई उपयोग की नहीं होती थी। वहाँ पशु भी चरने जाते थे तो पत्थर ही इतने हुआ करते थे कि पशु भी सही से चर नहीं पाते थे और चारा भी नहीं हो पाता था। फिर हमने सोचा कि यार इस ज़मीन को हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। फिर हमने इधर उधर सर्चिंग शुरू की, अलग अलग राज्यों में जाके देखा कि ऐसी ज़मीन को कैसे उपयुक्त अपन बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि ऐसी जो ज़मीन हमारी है उसमें हल्की मुरम टाइप है, पथरीली टाइप भी है और बिल्कुल मगरे की है, जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है, मतलब बहुत भारी ज़मीन नहीं है, मिट्टी, हल्की मिट्टी बोल सकते हैं उसको। तो ऐसी ज़मीन के लिए हमको लगा कि यार सीताफल की फसल सबसे बेस्ट रहेगी। फिर हमने JCP लगा के पत्थर इधर उधर करके उनको गड्ढे करे, वहाँ पे 3 बाय 3 के गड्ढे करने के बाद में उसमें करीब 5-5, 7-7 किलो के हिसाब से अपन ने गोबर का खाद डाल दिया, एक उकेड़ा का जो सड़ा हुआ खाद रहता है, और खली, वो नीम की खली ले ली थी, नीम की खली डाल दी उसमें। और पौधे हमने सोलापुर, महाराष्ट्र से मंगा लिए थे, और वो पौधे लगा के 12 बाय 12 पे ड्रिपिंग से हमने 12 बाय 12 का डिस्टेंस रखते हुए मार्च में उनको लगा दिया था। तो अभी हमको करीब करीब 3 साल होने आ गए हैं, अभी हुए नहीं हैं पर 3 साल होने आ गए हैं। और फसल भी इस साल तो कम आई है, मतलब अभी ले नहीं पाए थे, पर इस बार हम पूरा है प्लान के उससे अच्छी फसल हम लेंगे। और पौधे अच्छे हाइट हो गए हैं, अच्छी ग्रोथ भी कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमने नींबू के पौधे लगा रखे हैं, नींबू के पौधे में करीब 5 साल का समय लगता है, मतलब एक फल आने के लिए। तो अभी तो हमारा 1-1.5 साल का हुआ, हम अलग अलग चरण में ये खेती कर रहे हैं। और जो पपीता हमने लगाई थी 6 महीने की, उसमें फल तैयार हो गए हैं और अच्छे फल अच्छी मात्रा में आए हैं और पौधे भी अच्छे हैं। तो सबसे ज़्यादा हम जो उपयोग करते हैं बगीचों के लिए, वो सबसे अच्छा गोबर जो रहता है, सड़ा हुआ गोबर, जिसको अपन उकेड़ा बोलते हैं गाँव की भाषा में। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि अपन जो पौधे लगाएं उसके लिए सबसे पहले तो अपने को
गर्मी के टाइम पे लगाएं तो सबसे पहले गड्ढा कर लेना चाहिए। गड्ढे को कम से कम 15 दिन या 20 दिन ऊपर की धूप लग जानी चाहिए। गर्मी जो लगेगी ना, तो उससे जितने भी अंदर के बैक्टीरिया रहेंगे, मतलब जो जीवाणु जो फंगस पैदा करेंगे या भविष्य में पौधे को नुकसान करेंगे, तो वो सब उस गर्मी से ख़त्म हो जाएंगे। और वो गड्ढा अपना करीब 20 दिन भी पक जाए, उसके बाद अपन उसमें खाद डाल दो सबसे पहले, और मिट्टी डाल दो, फिर खाद डाल दो, मिट्टी डाल दो। ऐसे करके उस गड्ढे को भर के फिर अपन गर्मी में ही पौधा अगर लगाएंगे, अपने पास अगर पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है जब, तो अपने को बारिश में ही लगाना पड़ेगी, पर गड्ढा अपन गर्मी में उसको कर सकते हैं। और गड्ढा जैसे ही पूरा भर दें, उसके बाद उसमें पानी चालू कर दें, तो गर्मी में जो फूटान होती है पौधे की, वो बारिश में इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि बारिश में तो फिर गीला ही गीला रहता है, ज़्यादा धूप भी नहीं निकल पाती है। तो इसलिए सबसे उपयुक्त समय मेरे हिसाब से तो गर्मी का रहता है, जब अपने को लगाना चाहिए। और ये केड़े का जो खाद रहता है, देसी गोबर, ये उपयोग करो तो आपके पौधे बिल्कुल ना के बराबर मरेंगे, नहीं तो सभी पौधे जीवित रहते हैं। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आपने अभी जसवंत सिंह जी से जो बगीचे लगाने की पद्धति सुनी, आपने देखा होगा कि उन्होंने सीताफल का बगीचा लगाया, जिसमें समय पर उन्होंने गड्ढे करके 3x3 का गड्ढा किया और उसमें कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया, और 12x12 के डिस्टेंस पे उन्होंने प्लांटेशन किया। तो देखिए कितना अच्छा काम उन्होंने किया, जहाँ की वो बता रहे हैं कि जो ज़मीन टोटली बंजर भूमि थी और बड़े बड़े बोल्डर्स थे, जो कि जेसीबी मशीन से उनको उठवा करके इन्होंने दूर किया और सुटेबल जगह बना करके वहाँ पर प्लांटेशन किया। ये तो हम जैसे उन्नत किसान हैं जसवंत सिंह जी, उनके बगीचे पर जा कर के यदि आप देखें तो वाकई उनको आप अप्रिशिएट करेंगे, और बहुत बढ़िया मतलब उन्होंने प्लांटेशन किया है। अब उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बीच बीच में नींबू के प्लांट भी लगाए हैं और पपीता भी लगाया है। पपीता जनरली 18 महीने की फसल होती है, और अब उन्होंने पपीता लेना शुरू कर दिया है। मैं जसवंत सिंह जी से आग्रह करता हूँ कि आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पपीता, नींबू और सीताफल कौन सी वैरायटी के आपने लगाए? रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि हमने सीताफल जो लगाया है वो NMK1 गोल्डन वैरायटी करके अभी नई वैरायटी जो महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, उसको लगाया है। तो उसकी स्टोरेज क्षमता रहती है कम से कम 10 दिन 8 दिन, मतलब अपन तोड़ भी लेंगे सीताफल तो 10 दिन तक वो बिगड़ेगा नहीं। उसको अपन मतलब बाहर भी, विदेश भी अगर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, इतनी शानदार वैरायटी है। और अपने जो पुराने समय के जो देसी बालानगरी और इस टाइप की जो वैरायटियाँ हुआ करती थी, वो 2 या 3 दिन में, 2 दिन में ही मतलब अपन देखते थे तो बिल्कुल पल बाहर आने लग जाता था। तो उससे अच्छा एक तो सबसे बढ़िया कि अपन इसको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर सकते हैं, अपन इसको बाहर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मजबूत फल रहता है और फल भी बहुत खूबसूरत, देखने में इतना खूबसूरत लगता है। तो ये अपन ने लगाया है गोल्डन NMK1 वैरायटी सीताफल की लगाई है। नींबू का हमने देसी वैरायटी लगाई है, क्योंकि देसी के अलावा जो दूसरी वैरायटियाँ है वो अपने इधर ग्रोथ मतलब अच्छी मार्केट वैल्यू भी नहीं हो पाती है और ज़्यादा चल भी नहीं पाते हैं, मतलब उसको मार्केट में लोग नहीं पूछते हैं। सबसे अच्छी जो मार्केटिंग की स्थिति है वो इसकी देसी जो 12 बोलते हैं अपन नींबू की। तो ये भी 2 बार आ जाता है अगर अपन अच्छे से इसकी क्रॉप कोशिश करते हैं तो। एक तो उस समय आ जाता है बारिश के समय, उस समय तो खूब ही आ जाता है, मतलब प्राकृतिक रूप से आता है। पर फिर भी अपन अगर थोड़ा सा कुछ प्रयास करें तो गर्मी में भी इसको अपन थोड़ा बहुत ला के इससे आमदनी ले सकते हैं। और पपीता की जो वैरायटी है वो हमने लगाई है रेड लेडी करके, तो उसका भी बहुत अच्छा फल है और इतने लदे हुए का आप पौधे कभी देखोगे तो आप भी बोलोगे कि बहुत फल लग रहा है इसमें। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। का जाप जपा
का जाप जपाया नाभि पे निगाह धरी संतों रे भाई। अरे सुरता मारी चढ़ी सैल पे, सुरता मारी चढ़ी सैल पे, याहन सारी डोर चढ़ी, गुरुदाता सबने दया तो करी थी मारी, डूबते से नाव तिराई। सतगुरु जी सबने दया तो करी थी मारी, डूबते से नाव तिराई। हर प्याला पाय निज नाम कारे आत्म ग्रहण करी संतों रे भाई। हाँ प्याला पाय गुरु नाम कारे आत्म ग्रहण करी संतों रे भाई। अरे घना दिना की प्यासी सुरता, घना दिना की प्यासी सुरता, या नाम की बूंद रड़ी, गुरुदाता सबने दया तो करी थी मारी, डूबते से नाव तिराई। सतगुरु जी सबने दया तो करी थी मारी, डूबते से नाव तिराई। हर बिन बादल माह मेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी संतों रे भाई। हाँ बिन बादल माह मेवला बरसे अमृत बूंद जड़ी संतों रे भाई। अरे 5-25 मेड़ पीवण लागा, 5-25 मेड़ पीवण लागा, या अनुभव लहर चढ़ी। सतगुरु जी सबने दया तो करी थी मारी, डूबते से नाव तिराई। हर साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतों रे भाई। हाँ साहिब कबीर मोह समरथ मिल जा दुविधा दूर करी संतों रे भाई। हर धर्मदास सतगुरु का शरण, धर्मदास साहिब का शरण, या साथी चैन कही, गुरुदाता सबने दया को करी हो मारी, डूबते से नाव तिराई। सतगुरु जी सबने दया तो करी थी मारी, डूबते से नाव तिराई। हाँ तिराई, ओ तिराई, ओ तिराई। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, आपने सुना है कि जसवंत सिंह ने जो पौधे लगाए हैं पपीते के और नींबू के, सीताफल के,
तो सबसे अच्छी बात तो इन्होंने ये बताई कि हमने जो वैरायटी चुनी है ये बहुत ही टिकाऊ है, लंबे समय तक रुक सकती है। जनरली जो देसी फल लगता है वो 3 या 4 दिन में वो डिकम्पोज होने लगता है और ख़राब होने लगता है। तो इन्होंने जो वैरायटी चुनी है ये बहुत बढ़िया वैरायटी चुनी है। मेरे ख्याल से जो फलन का टाइम है 3 साल के बाद ही अच्छा फलन देने लगता है जी। तो मैं आग्रह करूँगा कि जसवंत सिंह से कि ये जो वैरायटी है इसमें एक पौधे पर कितना फल लगता है सीताफल में, और कितने किलो से मैं आंकना चाहूँगा तो किलो में कितना फल एक पौधे पे निकलेगा, उसी तरह से नींबू एक पौधे के ऊपर कितना किलो नींबू निकलेगा। जी। और इनके रेट लगभग अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं जिस तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो कितना उसमें लाभ एक पौधे से कितना फलन निकलेगा और किस रेट में इसको बेचा जाएगा। अब जैसे आपने पपीते की वैरायटी बताई कि उसमें पपीता आपने रेड लेडी 786 नाम की एक वैरायटी होती है वो लगाई है और काफ़ी मात्रा में फल लगा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पौधे पर जो आप फलन ले रहे हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उसमें मुझे लगता है कि 1 क्विंटल से 2 क्विंटल के बीच में आपका आकलन हो सकता है कि इतनी फसल आप उस पे से निकाल सकते हैं। और प्रति पपीता या प्रति किलो पपीता आप किस रेट में बेच लेते हैं। तो किसान भाइयों को जो आमदनी का सोर्स है, जो आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, ये मेरे ख्याल से जो भी आप बताएंगे ये हमारे किसान भाई अगर इसको फॉलो अप करेंगे तो लाभ की खेती और लाभ इसमें अच्छे से कमा सकते हैं। सभी किसान भाइयों को ये देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि भाई जो जिस तरह से खेती आप कर रहे हैं उसका अनुसरण करके वो भी खेती करें। जी हाँ, किसान भाइयों, मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपन सीताफल की अगर बात करें तो सीताफल में एक पौधे पे कम से कम अपन 60 फल 70 फल मतलब तीसरे साल ले सकते हैं। 60 फल तो मिनिमम ले सकते हैं। और फल की क्वालिटी बनाना फिर अपने ऊपर निर्भर करेगा कि अपन उस किस टाइप से, मतलब उसको कितने ग्राम तक का बना सकते हैं। सीताफल में अपन अधिकतम 800-900 ग्राम तक का एक फल बना सकते हैं। उसकी मतलब अपन ने कितनी ब्रांचेस बना ली है, एक ब्रांच पे कितने फल ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जो अपन जितने फल आ रहे हैं उतने ही रखेंगे तो क्वांटिटी तो बहुत बढ़ जाएगी पर फिर क्वालिटी नहीं बन पाएगी। मतलब कहीं से सीताफल एक तरफ तो आंखें देखेंगे तो बढ़िया बहुत अच्छा खूबसूरत दिखेगा और उसके पीछे साइड का दूसरा साइड का जो एरिया है वो पिचका हुआ दिखेगा, मतलब बहुत छोटा छोटा। तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने को क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना है। तो 3 साल में अपन फल अगर लेते हैं तो मेरे हिसाब से एवरेजन करीब 35 से 40 किलो फल अपन आसानी से बहुत अच्छी क्वालिटी का उसको निकाल सकते हैं। चाहे तो 50-60 भी निकाल सकते हैं पर वो फिर उधर मार्केट अच्छा मिल नहीं पाएगा, अच्छी क्वालिटी नहीं बनेगी और अपने फल की डिमांड नहीं रह पाएगी। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि अपन सबसे पहले तो सीताफल की जो ब्रांचेस रहती है शुरू से वो ब्रांचेस कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि एक फल पे कम से कम 70-80 ब्रांचेस अभी तक हो जानी चाहिए तीसरे साल तक। तो उससे क्या रहेगा कि अपन एक ब्रांच रहेगी उस पर एक ही फल लेंगे। एक फल लेने में सबसे बड़ा फायदा अपना ये रहेगा कि उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि सीताफल में मान लो 1 फल लगा, 2 फल लगा, 4 फल लगा, पौधा किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता है। वो जितना भी पावर उसके पास रहेगा वो पावर पूरे जितने भी फल है सब में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि कम फल रहेंगे तो बहुत अच्छी क्वांटिटी भी बना सकते हैं और अच्छा उसकी मतलब मोटाई 700 ग्राम 800 ग्राम तक का अपन फल बना सकते हैं, जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत रहेगा और आकर्षण भी लगता है। देखने में किसी को भी लगता है कि नहीं यार ये फल कौन सा है, बहुत अच्छा लेना चाहिए, ऐसा ग्राहकों को लगता है। तो अपन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान दें तो एक मतलब तीसरे साल मान लीजिए 30-35 किलो 40 किलो तक अपन जा सकते हैं। चौथे साल फिर अपन 40 से 45 किलो जा सकते हैं। 5वें साल फिर 55-60 किलो, ऐसे करके अपन 7वें 8वें साल की जो कटिंग 6ठे 7वें साल 8वें साल की ये बहुत बेस्ट रहेगी। उस समय अपन 60 किलो 70 किलो तक के फल ले सकते हैं उसमें अच्छी क्वालिटी वाले। और नींबू की बात करें तो नींबू में भी क्वांटिटी तो खूब ही मिल जाती है, मतलब क्वांटिटी वाली तो कोई बात ही नहीं। मतलब आप लोग बिन के परेशान हो जाओगे, इतने नींबू लग जाते हैं बारिश के समय तो कि मैनेज ही नहीं कर पाओगे। इसलिए नींबू का बगीचा जो भी किसान भाई लगाए कम रकबे में या कम पौधे लगाएं तो जिससे वो आसानी से पूरा फल भी उपयोग कर सके और पूरा मार्केट तक भी भेज सके। और पपीता की जो बात है तो पपीता तो ऐसा फल है कि मतलब इसको तो आप मेड़ पे लगा सकते हो,
मतलब खेत भी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं। 6x6 की डिस्टेंस पे ये लगता है। तो इसको मल्चिंग के साथ अपन अलग अलग जो अपने जितने भी शेडें रहते हैं अगर वहाँ पे भी अपन लगाएं और 1-2 ड्रिप नली अगर लगा देते हैं तो ये अपने को मतलब शेडे की जो बेकार जगह है जिसको अपन कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं उस जगह में भी इसको लगा के अपन अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और एक पौधा कम से कम 1 कुंटल 1.5 कुंटल से 2 कुंटल तक फल दे देता है और 15 से 20 रुपए किलो का इसका भाव मिल जाता है। और सीताफल का जो भाव रहता है वो इस साल का 70-80 रुपये तक का रहा था और मतलब पिछले साल 100-125 रुपये तक रहा था। तो इसे हर साल अलग अलग भाव मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से चलता है। जिस साल ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए थोड़े भाव कम रहते हैं पर फिर भी सीताफल कम से कम अभी तक 60-70 रुपये से कम नहीं बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। और इसका ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है कि अपना जो उज्जैन ज़िले का क्षेत्र है इसमें सीताफल के पौधे बहुत ही कम लोगों ने लगा रखे हैं। तो जिस कारण क्या है कि अपने खेत से ही व्यापारी आके इसको ले सकते हैं क्योंकि सब लोगों के पास अभी है नहीं। तो सीताफल में एक सबसे बढ़िया फ़ायदा अपने को ये खेत से ही ले जाना मिलता है। और जो नींबू है, नींबू के लिए भी अपने को अगर यहाँ अपने मार्केट अगर कम है तो इसको बाहर पहुँचाने की अपने को व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे कि आसपास के किसान, खचरोत के पास एक गांव है, वहाँ के किसान बाहर गाड़ियाँ भरते हैं रोज़। और नींबू के लिए अपने इंगोरिया रोड पे एक गांव है, वहाँ पे भी किसान मतलब छोटे से छोटे किसान के पास वहाँ पे नींबू लगे हुए हैं। और सब लोग बाहर मतलब पैकेट बना देते हैं, शाम को गाड़ी वाला आता है और भर के ले जाता है। तो अच्छा लाभ कमा रहे हैं। घोड़ावन नाम है यहाँ पे जो इंगोरिया के पास। अभी कभी आप कोई किसान देखना चाहो तो वहाँ देख सकते हो। दूसरा ये था कि पपीते के आप सेड़े पे लगा के उसका भी अच्छा कर सकते हो, मतलब 1.5 कुंटल 1 कुंटल तक आप इसमें निकाल सकते हो। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। दर्शन देता जाजो जी, हो दर्शन देता जाजो जी, दर्शन देता जाजो जी। सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी, हो दर्शन देता जाजो जी, दर्शन देता जाजो जी। सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी, दर्शन देता जाजो जी, दर्शन देता जाजो जी। सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी। सतगुरु आया मारा पावना जी, मैं काई करूं मनवा। सतगुरु आया मारा पावना जी, मैं काई करूं मनवा। हल्का सू पलका करूं जी, दूध मिलाऊं यार। दर्शन देता जाजो जी, दर्शन देता जाजो जी। सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी, दर्शन देता जाजो जी, दर्शन देता जाजो जी। सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी। सोना जैसी पीली पड़ गई लोग बतावे रो। सोना जैसी पीली पड़ गई लोग बतावे रोग। रोग दोष तुम्हारे कछु नहीं, छह संत मिलन को जोग। दर्शन देता जाजो जी, दर्शन देता जाजो जी। सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी, दर्शन देता जाजो जी, दर्शन देता जाजो जी। सासरियारी बात पियर में कहता
बाबुल म्हारो वेद बुलावे पकड़ दिखाई बाबुल म्हारो वेद बुलावे पकड़ दिखाई आप वेद जी घरा पधारो चित भजना के माए दर्शन देता जाजो जी दर्शन देता जाजो जी सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी दर्शन देता जाजो जी दर्शन देता जाजो जी सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी मारा देश का लोग भला छे पहने कंठी माला मारा देश का लोग भला छे पहने कंठी माला मारा लागे भाई भतीजा राणा जी का साला दर्शन देता जाजो जी दर्शन देता जाजो जी सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी दर्शन देता जाजो जी दर्शन देता जाजो जी सासरियारी बात पियर में कहता जाजो जी ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। जसवंत सिंह जी, जो आपकी खेती में सीताफल के पौधे लगाए हैं, जिस तरह से आप उनकी ब्रांचेस बढ़ाने की बात करते हैं, तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए कि ब्रांचेस अधिक से अधिक कैसे बढ़ाई जा सकती है, और वो टेक्निक थोड़ी सी बताइए, या जो भी आप जिस तरह से मेंटेन कर रहे हैं उसकी टेक्निक को थोड़ा सा हमें हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक बताइए। मैं किसान भाइयों को रेडियो दस्तक के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने मतलब पौधे की कैनोपी तैयार करना पड़ती है, जिसको मतलब एक छतरी नुमा आकार अपन देना चाहते हैं कि भविष्य में अपना जो रहेगा वो ऐसा रहे पौधा के छतरी टाइप का रहे और बहुत फैला हुआ रहे। तो उसके लिए अपने को उसमें ब्रांच की कटिंग करनी पड़ती है समय समय से। तो वो गर्मी के समय अपन उसकी कटिंग अगर कर देते हैं, मतलब मान लीजिए आपके जून में अपन कटिंग कर देते हैं, जो पानी आने से पहले, बारिश का जो अपना मानसून आता है उससे पहले अपन उसकी कटिंग कर देते हैं। तो शुरुआत की कटिंग अपन कर देते हैं लगभग 1.5 फीट के करीब अपन हाइट से एक डंडा नाप लेते हैं, और 1.5 फीट के पौधा जो है उसके ऊपर की जितनी भी ब्रांच है अपन सब काट देंगे। तो जैसे ही अपन वहाँ से कटिंग करेंगे और बारिश आएगी तो उसमें फुटान में 2 मतलब ब्रांच निकलेगी। जो अपन एक काट रहे हैं उसकी जगह से फिर 2 स्टार्ट होगी। एक तो ये, उसके बाद जो अपना तना है वो इतना मजबूत होता जाएगा कि आप जैसे ही काटोगे कि चौथे या 5वें दिन ही आपको महसूस होने लग जाएगा कि यार ये तना मतलब बहुत मोटा होता जा रहा है, और उसकी जड़ें बहुत गहरी जाने लग जाती है, क्योंकि ऊपर से पौधा बिल्कुल एकदम से रुक जाएगा, फिर अंदर ग्रोथ करके फिर डबल मतलब स्पीड से वो बढ़ने लगता है। तो अपन सबसे पहले 1.5 फीट के करीब पहली ब्रांच काट देते हैं। तो जैसे मान लीजिए अपने पौधे में शुरुआत में 2 ब्रांच से स्टार्ट लिया अपन ने, शुरुआत में पौधा लिया, 2 ब्रांच हुई है, 2 ब्रांच को अपन जून जुलाई में काट देंगे तो 2 के 4 और 2 के फिर 4, मतलब ऐसे 8 ब्रांच अपनी हो जाएगी। फिर उसके बाद में फिर अगले साल फिर गर्मी में फिर उसको काट देंगे तो नीचे से और भी ब्रांचेस, मतलब ये जो कटिंग है वहाँ से तो फूटेगी ही सही, उसके अलावा भी जो डाली रहती है उसमें से भी फूटती है ब्रांचेस। तो ऐसे अपने ब्रांचों की संख्या बढ़ती है और पौधा अपना बहुत ही खूबसूरत दिखना है, मतलब देखने में भी कोई देखेगा तो बोलेगा कि यार बहुत अच्छा खूबसूरत पौधा अपन ने बना रखा है। तो ये एक कैनोपी तैयार करना भी एक तरह से बहुत अच्छा कार्य है जो किसानों को करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि एक ब्रांच चली गई बहुत ऊंची, एक नीचे रह गई, फिर बहुत आगे से जाके वो फुटान ले रही। गर्मी में मतलब गर्मी के समय जो हवा चलती है और आंधी तूफान चलते हैं उस समय ऐसे जो पौधे रहते हैं वो बहुत हाइट लेने के कारण आंधी में गिर जाते हैं, वो नुकसान अलग किसानों को हो जाता है। और अपन जो ये कैनोपी तैयार करते हैं ब्रांचेस के माध्यम से, तो इसमें अपना पौधा ज़्यादा हाइट नहीं रहेगा और मतलब बहुत ही मजबूत, देखने में ही आपको लगेगा कि हाँ बहुत मजबूत अपना पौधा तैयार हो रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अपन
समय समय पे उसकी कटिंग करते रहें। और कटिंग का समय ये होना चाहिए कि गर्मी के समय कर दें तो जैसे ही फुटान चलती है उस समय बहुत अच्छी अपना पौधा ग्रोथ करने लगेगा। और जैसे ही कटिंग करें उसके साथ अपन उस वापस से खाद भी दे सकते हैं उसको, तो अपना पौधा मतलब बहुत ही डबल रफ्तार से फूटेगा। किसान भाइयों, जो तकनीक जसवंत सिंह जी ने बताई कि हम पौधे की कैनोपी बनाते हैं, कैनोपी का मतलब यह है उस पौधे की कटिंग करके, जिसको कहते हैं प्रूनिंग करके उसको छतरी नुमा बनाया जाता है, गहरा बनाया जाता है। जो ज़्यादा लंबी ब्रांचेस जाती हैं उनकी कटिंग कर लेते हैं ताकि उस जगह से फिर से फुटान चालू होता है तो उसकी ब्रांच बढ़ते चली जाती है। जितनी ब्रांच बढ़ेगी उतने ही ज़्यादा फल लगेंगे। तो किसान भाइयों, जो आप सुन रहे थे कि इस तरह की तकनीक हर किसान को अपनाना चाहिए और इनसे हम बहुत अच्छी प्रेरणा लेते हैं कि ये जो ज्ञान हॉर्टिकल्चर में या बगीचे में इन्होंने किया है, बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है। जसवंत सिंह जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो अभी रेट चल रहे हैं, जिस तरह से आपने अभी बताया था कि एक पौधे पर जितना फलन है उतना प्रति पौधे पर कितनी आमदनी हो सकती है, और 3 साल के बाद में जब फलन होता है तो वो बढ़ती चली जाएगी और आप इसमें बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जी जी। तो फाइनेंशियल वाइज आप बताएं हमारे किसान भाइयों को इसमें कितना लाभ मिल सकता है किसानों को। हाँ, मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से बताना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि जो अपना फल का मैंने जो आपको गणित बताया कि तीसरे साल 30-35 किलो 40 किलो तक होता है, उसके साल फिर 5-7 किलो बढ़ता है, ऐसे ही हर साल बढ़ता रहता है। तो अपन पर पौधे के हिसाब से अगर मानने तो 35-30 किलो भी फल अपन शुरू साल अगर पकड़ते हैं तीसरे साल सीताफल का, तो 30 किलो फल अभी स्टैंडर्ड भाव भी अपन 70-80 रुपये मार्केट बिका है। मेरे जो दोस्तों के बगीचे हैं वहीं से बिका है, पर वो भी अपन नहीं मानते हुए मान लो अगर जो अपन 50 रुपये केजी भी माने तो 1500 रुपये का एक पौधे अपना फल देता है। तो ऐसे ही हमारे पास करीब 2500 पौधे लगे हुए हैं। तो 2500 पौधे हमारा कम से कम आप मान के चलिए 37,50,000 का फल ये अगले साल हमारा देंगे। इतना फल हम स्टैंडर्ड फल इसको बता सकते हैं, कम से कम इतना हमारा हो जाएगा फल। और कोई भी किसान लगाएगा तो जो हल्की जमीन, बहुत भारी जमीन में तो सीताफल होता नहीं है, पर जो हल्की जमीन है उसमें आपको भी एक पौधा इतना फल दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो सब प्राकृतिक पौधे रहते हैं और अच्छी ग्रोथ भी करते हैं। और पपीता जो रहती है, पपीता भी अपना 1-1.5 कुंटल भी अपन पकड़े तो 3,000 रुपये का पौधा करीब हो जाता है अपना, 2,000-2,500 पौधा एक पौधा अपने को फल दे देता है। और नींबू का भी अपन पकड़े तो नींबू भी 1,500 रुपये कम से कम अपन मान के चलिए कि साल भर का इतना फल अपने को दे देता है। और इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि अपने को एक बार इन्वेस्ट करना रहता है, उसके बाद जैसे अपन उसमें ना तो ट्रैक्टर चलाते हैं या जो पड़त जमीन रहती है उसको दूसरे कोई खर्चे अपने उसमें होते नहीं है, तो अपने ये लाभ सबसे अच्छे मिलते हैं। अभी जैसे अपन गेहूं करते हैं तो गेहूं के लिए कम से कम अपने को 2 बार कम से कम ट्रैक्टर चलाना पड़ता है, एक बार बोना पड़ता है, एक बार बांधना पड़ता है, फिर उसको काट के ना फिर हाँकना पड़ता है। तो ये जो व्यय रहते हैं ये कम से कम एक बीघा में 5,000-6,000 रुपये पर एक बार के लग जाते हैं। तो ये इसमें जो बगीचे रहते हैं इसमें इस टाइप के कोई भी व्यय अपने लगते नहीं है, तो उसमें फिर लाभ ही होता है। मतलब 2-3 साल के बाद में 3 साल के बाद लाभ होता है। और पपीते के पौधे तो आप खेतों की मेड़ों पे लगाई है तो वो तो वैसे भी लाभ देंगे आपको, जो फसलें रूटीन में चल रही है उसके साथ भी लाभ देंगे। किसान भाइयों, आपने ये तकनीक देखी होगी कितनी लाभ की खेती है और किस तरह से आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फलन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ कमा सकते हैं। जसवंत सिंह जी, जिस तरह से बगीचा आपने लगाया है ये आप प्राकृतिक खेती करते हैं या रासायनिक खेती करते हैं? इसमें जो खाद का प्रयोग या दवाइयों का प्रयोग करते हैं वो रासायनिक है या प्राकृतिक है? कंपोस्ट खाद है या आपका रासायनिक खाद है? थोड़ा सा किसान भाइयों को इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दें। मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ, जो हम ये अभी जो बगीचे लगा रखे हैं इसमें अभी तक हमने कोई भी रासायनिक खाद नहीं दिया है। बहुत अच्छी बात। हाँ, बहुत अच्छी बात। इसको हम गोबर की खाद से ही कर रहे हैं। और पौधे में तो वैसे ही कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है खाद की और दवाइयों की, तो अभी तो हम बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ही करना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से करेंगे तो हो सकता है इनको हम भविष्य में इंपोर्ट भी करें, इसका हम पंजीकरण करके बाहर विदेश में भेजें भी सही, तो भी अपने को इसमें अच्छे लाभ की संभावना रहती है। तो इसलिए हम इसको अभी बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं इस खेती को, और हम पूर्णतः इसको प्राकृतिक ही कर रहे हैं अभी। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उससे बहुत सारे लाभ हैं। जो रसायन से करते हैं तो वैसे किसी भी बगीचे को या सीताफल के बगीचे को रसायन की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत होती नहीं है। आप थोड़ा सा ये भी हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसमें
कौन कौन सी तरह की बीमारियां लगती है या लगने की संभावना होती है, उससे आप कैसे इस बगीचे को मेंटेन करेंगे? अभी तक जो सीताफल का पौधा है हमारे पास किसान भाइयों, वो तो वैसे ही जंगली पौधा है, तो उसमें बीमारी हमारे यहाँ तो ऐसी अभी तक कोई लगी नहीं है। फंगस कहीं पानी ज़्यादा गहरा जाता है तो वहाँ पे मतलब पौधे खराब होने की संभावना रहती है। तो अपन ये ध्यान रख लें कि कम से कम पानी कहीं अपना बारिश का पानी रुके नहीं, पूरा पानी खेत से बाहर हो जाए। और बाकी जो खाद अपन डालते हैं उस खाद को पका के या बिल्कुल सड़ा के डालना चाहिए, गोबर की खाद। नहीं तो क्या होता है किसान भाई कि अगर जो अपन उसको कच्ची डाल लेंगे और कल से उसमें फंगस लग गई तो फिर ये कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार ये तो गोबर की खाद के कारण बिगड़ गया। तो वो गोबर की खाद के कारण नहीं बिगड़ रहा, क्योंकि वो कच्चा है तो उसमें फंगस लगने की संभावना रहती है। तो इसलिए अपन कोशिश करें कि जो भी गोबर की खाद डालते हैं, जो उकेड़ा लेते हैं, उसको अपन 1-2 बार पानी का छिड़काव कर लें, गर्मी में 1-2 बार उसको पलटी कर लें, तो वो जितनी भी फंगस रहेगी वो उसी में सड़ के ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे तो सीताफल में और नींबू भी ये बिल्कुल जंगली पौधे हैं, तो इसमें कोई अभी तक हमारे यहाँ तो 3 साल होने आ गए तो हमने तो कोई कीटनाशक का प्रयोग भी नहीं किया और कोई ऐसा लगा भी नहीं कि यार इसमें या ग्रोथ कम हो रही है कि क्या कम हो रही है। वैसे हमारा तो अच्छा चल रहा है और पौधे तो चलते ही हैं, प्राकृतिक रूप से ही अच्छे चलते हैं। अपन देख ही रहे हैं कि जंगलों में इतने सारे पौधे हैं, तो किसको कौन खाद दे रहा, सब प्रकृति में ही चल रहा है, उनके पत्तियों से ही वो कार्बन बना के इन्हें सब चल ही रहे हैं। अपन देख लो, कोई से पौधे में कोई कमी अपने को कहाँ दिखती है? अपन जंगल में जाते हैं, अपने खेत के सेड़े पे है या और रास्ते में दिखते हैं अपने को, बहुत सारे पौधे हैं जो बिना खाद के ही चल रहे हैं। तो पौधों में बहुत ज़्यादा ऐसी ज़रूरत रहती नहीं है। गोबर आप साल में 5-10 किलो जितना भी अपन उपलब्ध हो उस हिसाब से दे दो तो रूटीन उसका बन जाता है। उसके बाद उसके जो पत्ते गिरते हैं, पतझड़ जब होता है तो उस पतझड़ से ही उसके ज़मीन में सब खाद की पूर्ति हो जाती है, अलग से अपने को देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अलग से देना भी ऐसे इंसेक्टिसाइड और ये वो दें तो अपने पौधे की फिर अपन वो परिपाटी बिगाड़ देते हैं, फिर उसमें रासायनिक में जाना पड़ेगा अगर जैसा अपन करते हैं। तो अभी तो हम तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं और ऐसा हमको लगा भी नहीं, और पौधे भी नहीं मरे और कोई बीमारी भी नहीं लगी, जो चल रहा है ठीक चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी टेक्निक आपने हमारे किसान भाइयों को बताई। किसान भाइयों, जो जिस तरह से टेक्निक उन्होंने बताई है उस टेक्निक के आधार पर आप भी अपनी खेतीबाड़ी अगर सुधारना चाहें, जैसे मेड़ पर उन्होंने बताया कि पपीता लगाया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप मेड़ का प्रयोग फलदार वृक्ष लगा करके भी अपनी खेती को सुधार सकते हैं। वो जो साइड इनकम होगी वो आपको लाभ ही देके जाएगी। जसवंत सिंह जी, जो बगीचा आपने लगाया है वो टोटल उसमें पहले मिट्टी परीक्षण किया था या बगैर परीक्षण के ही आपने इसका अनुमान लगाया कि हम ये इसकी फसल लगा सकते हैं? अभी हमने तो ऐसा कोई मिट्टी परीक्षण किया नहीं। हमारे पुराने समय में होते थे सीताफल, आसपास में होते थे, तो हमको लगा कि अब जब पुराने समय में होते थे तो आज भी होंगे। हमने वैरायटी चेंज करके वही पद्धति लोग थी पुराने बाप दादाओं की, वही लगा के फिर वापस से बगीचा उछेर दिया और वास्तव में लग रहा है कि बहुत अच्छे पौधे हमारे रहेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ पुराने समय में सीताफल बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो हमने कभी कोई मिट्टी परीक्षण भी नहीं कराया और दूसरी कोई एडिशनल चीज़ नहीं करी, प्योर देसी काम कर रहे हैं। किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। किसान भाइयों, अभी सुनिए ये गीत। या गुरु नाम की रेल खड़ी है, इसका टिकट कटा लो रे भाई, इसका टिकट कटा लो रे। नया भंवर में पड़ी हुई है, भाव से पार लगा लो रे। नया भंवर में पड़ी हुई है, भाव से पार लगा लो रे।
उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। एक चीज़ और थोड़ी सी हमारे किसान भाइयों को बताइए कि आपने जैसे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो आपने किसी संस्था से इसका रजिस्ट्रेशन करवाया है? किसान भाइयों, अभी तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, पर मैं फॉर्म हम अभी ऑनलाइन निकलवा के MP सोका का जो फॉर्म आता है वो फॉर्म निकलवा के लाया हूँ। तो उसको अभी हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भर रहे हैं और बहुत ही जल्दी कोशिश है हमारी कि 1 आध महीने में उसको भर के फिलअप करके उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बगीचे के साथ साथ हम 10 बीघा में हमारे घर के लिए भी प्राकृतिक खेती करते हैं, तो उसके लिए भी हमको लग रहा है कि इसको भी अपने रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और बहुत जल्दी करवाएंगे हम रजिस्ट्रेशन। देखिए, अभी तक हमारे किसान भाई जो एक्सपर्ट हैं खेती करने में, उनसे आपने कुछ टेक्निक सुनी, और मैं थोड़ी सी आपसे ये और जिज्ञासा रखता हूँ कि खेती के अलावा जो नॉर्मल खेती है उसके अलावा भी आप कोई हर्बल में भी खेती करते हैं, या जो प्राकृतिक रूप से जो औषधि पौधे हैं वो भी कुछ आप लगाते हैं? हाँ किसान भाइयों, हम थोड़ी सी सफ़ेद मूसली भी कर लेते हैं, आधा बीघा करीब की सफ़ेद मूसली कर लेते हैं, सर्पगंधा कर लेते हैं। सर्पगंधा करके एक औषधि का पौधा आता है, 1.5 साल की फसल देती हैं, वो भी करी है हमने, अभी भी है हमारे पास में। थोड़ी बहुत सतावरी के पौधे भी हमारे पास लगा रखे हैं हमने, लेमन ग्रास भी लगा रखा है। तो कुछ न कुछ ये हॉर्टिकल्चर भी हम ये इसके साथ औषधि भी करते रहते हैं। अदरक भी कर लिया है हमने, अदरक भी करते हैं, पर कम कम रकबा करके इसको हम करते हैं। इसको ज़्यादा लंबे में हम नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मजदूरी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए बहुत सीमित मात्रा में करते हैं। पर हाँ, जो छोटे लघु सीमांत जो किसान भाई है उनसे मैं आग्रह करूँगा कि अगर वो कम खेती में अच्छा गज कमाना चाहे तो वो ये जो सफ़ेद मूसली की फसल है ये भी कर सकते हैं। इसमें अच्छा आप लाभ कमा सकते हैं क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू खूब है, मतलब खूब ही, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। व्यापारी आपके घर फ़ोन लगा के मंगवा लेगा कि यार ये माल हमको भेज दीजिए। प्रोडक्शन भी अच्छा आता है, पर उसमें थोड़ा सा समय का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये खेती भी आप कर सकते हो। हमने सर्पगंधा भी करी है, करीब 1.5 बीघा में हमने करी थी पिछले साल, मतलब पिछले साल लगाई थी। उसको 18 महीने हो गए हैं, तो 18 महीने अभी मतलब महीने 1.5 महीने पहले ही हमने 1.5 बीघा की फसल निकाल के बेची भी दी, नीमच मंडी में इसको बेचा हमने। तो 2,60,000 रुपये की हमारी फसल उसमें हुई है और लागत खाली एक बार लगी है और नींदने के अलावा दूसरी उसमें कोई लागत नहीं है, ना ही कोई दवाई लगी और ना ही कोई उसमें कीटनाशक लगता है। तो ये खेती भी अगर अपन करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, अच्छी फसलें हैं। उसके बाद हमने कुछ एक प्राकृतिक खेती भी करती है कि हम गन्ना भी उगाते हैं, गुड़ निकलवा लेते हैं। सब दालें हमारे घर में हो जाती है, वो भी हमको कहीं बाहर से लानी पड़ती है। हम लोग सब्जियां भी उगा लेते हैं घर के लिए, वो भी कहीं हमको बाहर से लानी नहीं पड़ती है। तो ऐसे करके हम आत्मनिर्भर किसान की ओर भी भविष्य में बढ़ रहे हैं कि भविष्य में कहीं ना कहीं हम मार्केट से, जो पुराने समय में अपन स्वावलंबन गाँव में होता था कि सब चीज़ें गांव में उपलब्ध हो जाया करती थी, कहीं भी कुछ लाने की ज़रूरत, नमक ले आओ तो काफ़ी होता था। और आज के समय में गांव का किसान जिसके पास ज़मीन है, पर वो भी पता नहीं क्या है कि सिटी जाएगा और सब चीज़ें, सब्जियां है और जो भी है, तेल है, ये वो सब लेके आएगा। हमने तेल के लिए भी अब तेल उगाने स्टार्ट कर दिए हैं, घर के तिल, घर की मूँगफली, और इन्हीं से जाके हम तेल निकलवा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अब किसानों को करना चाहिए समय के साथ में, तो इससे अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और अनावश्यक अपना धन भी खर्च नहीं होता है। क्योंकि अपन किसान तो देश में सबका भरण पोषण कर रहे हैं, तो अपन कोशिश करें कि अपना घर के लिए भी अपन कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता, मसाले भी अपन उगा लिया करें। तो ऐसे करके खेती किसानों को अलग अलग प्रकार की करना चाहिए जिससे लाभ भी अच्छा मिले और स्वास्थ्य का भी उनको लाभ हो। देखिए किसान भाइयों, जो खेती ये कर रहे हैं, जसवंत सिंह जी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने बताया कि ये सर्पगंधा की खेती करते हैं, सफ़ेद मूसली की खेती करते हैं। तो सफ़ेद मूसली, सर्पगंधा और दूसरी औषधि जो पैदा कर रहे हैं, मार्केट में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। आप आमदनी के सोर्स अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह से इनकी टेक्निक को अपना करके आप खेती करें ताकि लाभ प्राप्त कर सकें। किसान भाइयों, इससे हम जो आपको प्रसारण कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई से मिल रही है जो कि आप सुन रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी किसान भाई अपने अपने तरीके से प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं और अच्छा लाभ कमाएं, स्वास्थ्य भी अच्छा रखें, और जो हमारी ज़मीन है, मृदा है, उसकी भी बहुत अच्छी गुणवत्ता होगी। जो आज हम रासायनिक खेती करते करते ज़मीन को हमने पूरी तरह से बंजर बना लिया है, जहाँ की ज़मीन की उर्वरक शक्ति जो है ख़त्म होती चली जा रही है। तो मैं
आपसे अनुरोध करता हूं कि जहां तक हो सकता है प्राकृतिक खेती की तरफ आप अपने कदम बढ़ाएं ताकि आप लाभ कमा सकें। हर बार मैं यही कहूँगा आपसे कि प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ। आपके जो एक्सपर्ट किसान, जो उन्नत किसान हमारे स्टूडियो में आज पधारे हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप हमारी अपनी जो बगीचे की खेती है या जो जनरल खेती आप कर रहे हैं उसमें कार्बन कैसे मेंटेन कर रहे हैं, या प्राकृतिक रूप से आप खेती को किस तरह से उपजाऊ बना रहे हैं। रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अभी क्या पुराने समय में हमारे खेत में बहुत मात्रा में कार्बन होता था और आज अपन ने रासायनिक का उपयोग कर करके मतलब कार्बन की हालत इतनी ख़राब कर दी है कि बहुत ही कम मात्रा में अपने यहाँ कार्बन बच रहा है और वो निरंतर ख़त्म होते जा रहा है, जिस कारण से जो खेत में अपन देखते हैं ना कि एकदम उग पुग हो जाना, मतलब सूख जाने पौधे, बीमारियाँ आ जाना या फिर फंगस आ जाना, मतलब बहुत सारी जो बीमारियाँ रहती है वो सब कार्बन की कमी के कारण ही हो रही है। जो एक स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए कार्बन का, वो अभी अपने यहाँ कार्बन का स्टैंडर्ड लेवल नहीं है और निरंतर कम होता जा रहा है। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि कार्बन के लिए जिसके पास पशु है वो तो गोबर का खाद डाल के कार्बन मैनेज कर सकते हैं, पर जैसे कि इतनी मात्रा में अपन गोबर अगर उपलब्ध नहीं हो क्योंकि कार्बन के लिए बहुत मात्रा में खाद चाहिए, तो अपन उसमें ये भी कर सकते हैं कि अपन गर्मी के समय में जब गेहूं और ये सब कटाई हो जाती है और पानी की व्यवस्था अगर अपने पास हो तो गर्मी में अपन सनोई करके एक फसल आती है जो अपन लगा सकते हैं। 1 महीने की होने के बाद में उसको रोटावेटर से मिट्टी में मिला देते हैं, तो उससे भी अपनी जमीन में कार्बन की मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ जाए। उसको हरी खाद बोलते हैं। कभी आप कहीं कंप्यूटर पे, इस पे आप मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं कि हरी खाद अपन कैसे उपयोग करें, तो वो भी आपको उसमें पता लग जाएगा। तो सन है, ढेंचा है, ये अपन गर्मी में महीने भर की फसल है, महीने भर में अगर पानी अपन 2 या 3 पानी पिला देंगे, 3 पानी भी पिला देंगे तो मतलब महीने भर में 5 फीट 4 फीट की इसकी हाइट हो जाती है और उसको मिट्टी में मिला दी तो आप देखेंगे कि 1 साल तो आपको पता नहीं लगेगा कुछ भी, पर दूसरे ही साल उसके परिणाम इतने अच्छे आने लग जाएंगे कि फिर आप ये प्रयोग और बड़े स्तर पे या बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप, मेरा आग्रह है कि कम से कम शुरुआत आप 1 आध बीघा से करके ऐसे हरी खाद के लिए अपन कोशिश करें। पहले के समय में अपने पूर्वज जो थे वो लोग बारिश के समय ऐसी फसलें लगा के न उसको हल से उसमें मिट्टी में मिला दिया करते थे और दूसरी फसल लेते थे, तो उस कारण से कार्बन के कारण अपनी जो फसलें होती है उसमें पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, भूमि की अपने सुधार बहुत हो जाता है, उसमें केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के लिए अपने को प्राकृतिक का ही आहार उनको देना पड़े। अभी जैसे अपन डीएपी, यूरिया और ये जो देते हैं खेती में, तो इसमें असंख्य जीवाणु अपने खेती में रहते हैं जो अपने फसल को लाभ देने वाले होते हैं। अब वो कोई यूरिया तो खाएंगे नहीं, वो कोई डीएपी तो खाएंगे नहीं, वो कोई पोटास तो खाएंगे नहीं, उनको खाने के लिए चाहिए कचरा बगदा। पहले के समय में अपना कचरा बगदा, जैसे कि अपन वो कर लेते थे, ज्वार कर लेते थे, तो कितना सारा कचरा होता था वो खेत में ही रहता था, तो वो सब खा के ना ज़मीन की स्थिति बहुत मजबूत हुआ करती थी। और आज के समय में तो अपन गेहूँ भी काटते हैं और खापे जला देते हैं, खापे जलाने के कारण वो जीव भी जल जाते हैं और कुछ भी कचरा खेत में बचता ही नहीं है, तो खाएंगे क्या। उनके लिए सबसे अच्छा आहार यही होता है जो सड़ा हुआ कचरा या खेत के जो भी अवशेष रहते हैं उनको खा के ना वो पूर्ति करते हैं। अभी खाली अपनी जो 1-2 इंच जो ज़मीन के अंदर जो बच रहा है उससे जैविक कार्बन थोड़ा बहुत चल रहा है, और वो भी भविष्य में अगर ऐसी स्थिति रही तो बहुत भयानक स्थिति किसान भाइयों की होगी कि अपन देखेंगे अगर यार फसल कुछ नहीं हो रही है, बिल्कुल वायरस आ रहा है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही है, अनेक समस्या ये तो खेती में ही होगी, इसके अलावा अपने स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगेगा। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि कैसे भी करके जो फसल के अवशेष रहें वो जलाएं नहीं, उनको जैसे तैसे प्रबंधन करके मिट्टी में मिलाने की कोशिश करें। और उसके अलावा हरी खाद का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं, हरी खाद में भी अच्छी मात्रा में कार्बन बढ़ा सकते हैं। अगर आप 1-2 साल भी कोई प्रयोग करके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसके बीज आपको चाहिए तो मैं उपलब्ध करवा दूँगा, बहुत ना खर्च का काम है, खाली पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। तो ऐसे करके अपन हरी खाद के माध्यम से मिट्टी का कार्बन बहुत ही बढ़ा सकते हैं। दूसरे पत्ते ये वो भी इकट्ठा करके डालें तो उसके वो भी कार्बन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही मेरा आग्रह है किसान भाइयों से कि मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें अपने साथ साथ, तो बहुत लाभ होगा खेती में। किसान भाइयों, आपने जितनी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की, जसवंत सिंह जी ने आपको बताया कि कार्बन कैसे मेंटेन किया जाए, और गेहूं की खापे जिसको बोले उन्होंने, उसको पराली बोलते हैं, पराली को न जलाएं ताकि आपकी खेती में जितने भी जीवाणु हैं वो नष्ट ना हो। बड़ी मुश्किल से हम जीवाणु पैदा कर पाते हैं, और हम अगर पराली जला करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो
कीटाणु तो जलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे महत्वपूर्ण जो खेती में काम आने वाले जीवाणु हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा आपसे आग्रह है कि आप पराली न जलाएं और कार्बन वैसे ही मेंटेन करें। और दूसरी बात, यदि गेहूं की कटाई आप ज़रा ऊपर से कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है आपके पास में, जैसे उन्होंने बताया कि पानी का साधन हो, तो पानी के साथ साथ ही आपके पास में यदि डीकम्पोज़र हो तो डीकम्पोज़र का स्प्रे करके आप छोड़ दें तो वैसे ही वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। थोड़े ही दिन में आप जब आपको फिर से बरसात के बाद में जब सीड डालना होगा खेती में, तो वो पराली आपको नुकसान नहीं करेगी बल्कि वो फ़ायदा दे करके जाएगी और आपके जीवाणु वैसे ही रहेंगे, तो आपकी ज़मीन की उर्वरक शक्ति बनी रहेगी। मैं जसवंत सिंह जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि आप यहाँ आए और हमारे किसान भाइयों को आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं जसवंत सिंह जी से आग्रह करूँगा कि वो अपना, अगर किसान भाई किसी तरह का कोई कंसल्टेशन और चाहते हैं तो उनका मोबाइल नंबर मैं उनसे जानना चाहूँगा, आप नोट कर लीजिए। मैं रेडियो दस्तक से किसान भाइयों को मेरा मोबाइल नंबर बताना चाहता हूं कि जिस भी किसान भाई को किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, वो रासायनिक खेती करना चाहें तो रासायनिक खेती में, और ये वाली करना चाहें जो जैविक मतलब प्राकृतिक खेती, तो प्राकृतिक खेती में कैसे भी आप उसमें कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपको लगे मेरे से बात करना चाहें तो आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9826228333। मैं एक बार मेरा मोबाइल नंबर और बता रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9826228333। इस नंबर पर आप मुझे कभी भी कॉल करके आप खेती के बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत सिंह जी, आप यहाँ पधारे उसके लिए मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आभारी हूँ। रेडियो दस्तक की तरफ से आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। धन्यवाद। ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली।